नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे काशीराम और मंडल कमीशन की। कई बातें आती हैं कि कमीशन जो मंडल कमीशन था उसको लेकर के काशीराम कितना सजग थे, कितना उसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, काशीराम जो है मंडल कमीशन को लेकर के आंदोलन तो कर रहे थे लेकिन लागू नहीं करवाए या लागू नहीं करवा पाए। ऐसी बातें होती रहती हैं। इन सब मुद्दों पर स्पष्ट राय आनी चाहिए और लोगों को सही जानकारी भी होनी चाहिए। हमारे साथ पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी हैं, जो इसके गवाह रहे हैं, काशीराम के संघर्षों के साथी रहे हैं। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ उस समय वह बहुजन समाज पार्टी में एक तरीके से कहा जाए सक्रिय भूमिका में, संगठन में भी थे और पूरे परिदृश्य में क्या कुछ हो रहा था उसको देख रहे थे। हम दद्दू प्रसाद जी से ही इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। सर नमस्ते। जय भीम। जय भीम सर, नमस्ते। सर, एक बड़ा सवाल उठता है कि मंडल कमीशन को लेकर के काशीराम ने क्या संघर्ष किया और मंडल कमीशन किस दिशा में लड़ाई, काशीराम की लड़ाई कहाँ तक गई, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये दलितों पिछड़ों की जो राजनीति है यह किस दिशा में जा रही है? दलितों पिछड़ों की राजनीति 70 के दशक से बहुत प्रभावी भूमिका में बनना प्रारंभ हुई और 20वीं शताब्दी के 90 के दशक में ये परवान चढ़ी और 21वीं शताब्दी के शुरुआत में ये बहुत ही अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची। इस क्लाइमेक्स पे पहुंचने के पीछे मानवर काशीराम जी DS4 के द्वारा चलाया गया सामाजिक परिवर्तन आंदोलन है और बाबा साहब अम्बेडकर के देखरेख में चलाया गया आंदोलन। तो अगर देखें तो 1848 बाबा साहब अम्बेडकर के देखरेख में, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस किस्म से 1916 से लेकर के 1956 तक इस पूरे भारत में सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को गति बनाया और जिसमें उपलब्धि के नाम पर भारत का संविधान हमें मिला, लोकतंत्र का स्थापना हुई भारत में और ब्यूरोक्रेसी में और विधायिका में, अर्थात विधायिका और व्यवस्थापिका दोनों में दलितों और पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित हुई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस किस्म से संघर्ष किया और उन्होंने जीवन के और प्रत्येक सेक्टर में संघर्ष किया, शिक्षा के क्षेत्र के लिए उन्होंने खुद काम किया और अंग्रेजों को इसके लिए रजामंद किया कि स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खोले जाए। तो दलित पिछड़ी राजनीति जिसको आप कह रहे हैं, तो उसके क्लाइमेक्स पे पहुंचने के पीछे ये पिछले 150 सालों का संघर्ष है जो 1848 से ज्योतिराव फुले ने काम प्रारंभ किया। तो उसका रिफ्लेक्शन है कि दलित पिछड़ी राजनीति एक बेहतरीन अंदाज में और लगभग प्रधानमंत्री का पद 2 कदम रह गया। अगर देखें तो दक्षिण भारत के देवे गौड़ा उस पद तक पहुंचे नहीं। यह अलग बात है कि देवे गौड़ा का जो एजेंडा है वो सामाजिक परिवर्तन का ना हो करके जो रूटीन भारत में लोकतंत्र विरोधी ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उस एजेंडे को ही माननीय देवे गौड़ा ने भी स्वीकार कर लिया। विकास का एजेंडा, विकास का एजेंडा जो है निश्चित रूप से हम लोग इस ख्याल के हैं बहुत ही दृढ़ता के साथ कि विकास का जो एजेंडा है वो सामाजिक परिवर्तन के एजेंडे से, अर्थात भारत का जो दलित पिछड़ा आदिवासी और इनसे कन्वर्टेड होकर के मुस्लिम सिख ईसाई हैं इनकी मुक्ति का संघर्ष नहीं है, इनकी आज़ादी का आंदोलन नहीं है, वो उलझाए रखने का काम है। अच्छा।
लोगों को विकास के नाम पर, विकास तो स्टेट की जिम्मेदारी ही है, विकास तो कराना ही होगा उसको स्टेट को, पर वो विकास को एक उपलब्धि के रूप में गिनाते हैं। नहीं, असली काम है कि इस देश के सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करिए आप, जो शोषण पर आधारित है, गैर बराबरी पर आधारित है, छुआछूत पर आधारित है, और जिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, इस सोशल सिस्टम जो कि वर्टिकल खड़ा हुआ है, तो उसको बदलिए। तो वो बदलने का काम 150 सालों तक निरंतर, और उससे गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती गई। तो गैर राजनीतिक जड़ों के मजबूत होने से 1970 के बाद तो दलित पिछड़ी राजनीति पोलराइजेशन प्रारंभ हुआ, और मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में तीव्र गति से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती गई। वोट की बिक्री बंद कराई गई, बिखरी हुई जातियों को जोड़ करके और गोलबंद किया गया, बहुजन समाज बनाया गया। अगर बहुजन समाज नहीं बनता है तो दलित पिछड़ों की राजनीति कतई कामयाब नहीं होती। लेकिन सर, वोट की बिक्री अगर बंद नहीं होती है तो दलित पिछड़ी राजनीति कामयाब नहीं होती। ठीक है सर, मैं आपको एक रोकना भी चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि दलित पिछड़ों की राजनीति कामयाब नहीं होगी, कांशीराम ने ऐसा कहा, लेकिन कांशीराम क्यों पिछड़ों के नेता नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मानवर कांशीराम जी ने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया, वोट की बिक्री बंद करा के, और बिखरे हुए समूहों को, शोषित पीड़ित जातियों को लामबंद करके तो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत किया, और आरक्षण का लाभ लेकर के जो दलित इलीट क्लास तैयार हुआ, तो उसका सोसाइटी से पृथक्कीकरण होता हुआ नजर आया 1960 के बाद। उस पृथक्कीकरण को कांशीराम जी ने मिटाया और उनको ब्रदरहुड बनाया, पे बैक टू सोसाइटी। तो गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं तो अनिवार्य रूप से दलित पिछड़ों की राजनीति कामयाब होती है। जो शोषणकारी ताकतें हैं उन्होंने इस रहस्य को रीड कर लिया, एनालिसिस कर लिया 2000 के पश्चात, और सन 2000 के पश्चात जब इसको रीड कर लिया तो उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों को मानवर कांशीराम जी की गैर हाजिरी में चूर चूर कर दिया, काट डाला, और गैर राजनीतिक जड़ों के कट जाने के कारण अर्थात वोट की बिक्री पुनः प्रारंभ हो गई, अर्थात दलित पिछड़ों के बीच में जो भाईचारा कायम हुआ था वो पृथक्कीकरण प्रारंभ हो गया, दलित इलीट क्लास का पुनः पृथक्कीकरण और अलग क्लास बन गया। और हमने तो ये भी देखा कि पिछड़े वर्गों का भी अलग पिछड़ा इलीट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए गैर राजनीतिक जड़ों के कट जाने के कारण तो दलित पिछड़ी राजनीति वर्तमान समय में जब हम 2020 में बात कर रहे हैं तो इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है। इसलिए जो लोग इस बात के ललक रखते हैं, चाहत रखते हैं, तड़पन रखते हैं कि दलित पिछड़ी राजनीति कामयाब होनी चाहिए, तो दलित पिछड़ी राजनीति को कामयाब बनाने के लिए गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना होगा। अर्थात जब रूट ही काट डाले गए तो फ्रूट कैसे मिलेंगे? अगर जिनको फ्रूट प्राप्त करने हैं तो उनको रूट एस्टेब्लिश करने होंगे, और रूट को स्ट्रेंथिंग करना होगा, मजबूत बनाना होगा, सशक्त बनाना होगा, एम्पावरमेंट करना होगा। तो इसलिए आपने कहा कि मानवर कांशीराम जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में, तो मानवर दूसरा सवाल तो ये था, इसके बारे में भी बता दीजिए कि आखिर कांशीराम की स्वीकार्यता पिछड़ों में बन क्यों नहीं पा रही है? मानवर कांशीराम जी जो मंडल रिपोर्ट के लिए क्रमबद्ध चरणबद्ध आंदोलन उन्होंने 1984 से प्रारंभ किया,
उनका दो लक्ष्य था। एक पहला लक्ष्य कि पिछड़े वर्गों को जो 1932 में भारत में अछूतों को हिस्सेदारी मिलना प्रारंभ हो गई कम्युनल अवार्ड के लागू होने के पश्चात 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में, तो दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण प्रारंभ हो गया, पर पिछड़े वर्गों को प्रारंभ नहीं हो पाया। उस कमी को मानवर कांशीराम जी ने भरपाई करने के लिए 1984 से ही 5 चरणों का चरणबद्ध आंदोलन चलाया। मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। प्रत्यक्ष लक्ष्य था कि मंडल रिपोर्ट को लागू कराया जाए और पिछड़े वर्गों को जो हाशिए पे ढकेल दिए गए हैं, अपनी संख्या के अनुपात में व्यवस्थापिका में, कार्यपालिका में उनकी हिस्सेदारी नहीं है और अपनी संख्या के अनुपात में विधायिका में भी उनकी हिस्सेदारी नहीं है। तो इसलिए गोलबंद करना था, उनको चेतना जागृत करना था, पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके निहितार्थ थे, उद्देश्य थे कि जो बिखराव है दलितों और पिछड़ों के बीच में, उस बिखराव को पाटना। जब दलित वर्ग के लोग पिछड़े वर्गों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे और दलित वर्ग के नौजवान झंडा लेके चलेंगे कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू करना होगा, लागू करना होगा। पूरे उत्तर भारत में सघन रूप से और दक्षिण भारत में भी मानवर कांशीराम जी ने इस प्रभाव को मंडल रिपोर्ट के लिए 6 वर्षों का निरंतर सतत चलने वाला आंदोलन है। 1984 से लेकर के और 1990 और ऐतिहासिक रूप से 14 अप्रैल 90 से 31 मई 90 तक दिल्ली के बोट क्लब में ऐतिहासिक 48 दिन का धरना मानवर कांशीराम जी के अगुवाई में रखा गया। बीपी सिंह चुनावी वादे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू करने में आनाकानी किया तो मानवर कांशीराम जी ने गौर किया कि बीपी सिंह की कुर्सी का एक पाया देवीलाल है। तो मानवर कांशीराम जी ने कूटनीति किया और देवीलाल से हाथ मिलाया और देवीलाल से कहा कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा, और अगर बीपी सिंह ने 9 अगस्त 90 तक मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा नहीं किया तो एक ज्वाइंट रैली होगी कांशीराम और देवीलाल की और बीपी सिंह सरकार को चलता कर दिया जाएगा। भयभीत होकर के एक जन दबाव के दबाव में आकर के बीपी सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और जो जनता दल के दबाव था, उस दबाव को बीपी सिंह ने रिफ्यूज किया देवीलाल और कांशीराम के दबाव के आगे। क्योंकि कांशीराम और देवीलाल का दबाव भारी पड़ गया तो बीपी सिंह ने मंडल रिपोर्ट लागू करने की घोषणा 7 अगस्त 90 को किया। यह अलग बात है कि उसके 2 महीने बाद उनकी सरकार नहीं बच पाई, सरकार चली गई। चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो प्रधान रूप से, प्रखर रूप से, मुखर रूप से मंडल कमीशन रिपोर्ट के विरोधी है, आरक्षण के विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस चरित्र को छुपाया नहीं है। ये पिछड़े वर्गों का जो बौद्धिक वर्ग है उसको बुद्धि को लकवा मार गया है कि जाने माने पहचाने हुए ब्लैक कोबरा को अपने गले में डाल रहे हैं। और यही कारण है कि जब आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 2020 में हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक भी पिछड़े वर्गों का कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। इससे बड़ी और अपमानजनक स्थिति, हास्यास्पद और पिछड़े वर्गों का समर्थन लेके सरकार बने। तो मानवर कांशीराम जी ने पिछड़े वर्गों में अपनी स्वीकार्यता स्थापित किया। ये कहना गलत है कि पिछड़े वर्गों में कांशीराम जी की स्वीकार्यता नहीं बनी। अगर पिछड़े वर्गों में कांशीराम जी की स्वीकार्यता नहीं बनती तो उत्तर प्रदेश में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार नहीं बनती। उत्तर प्रदेश में 3 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनती। मानवर कांशीराम जी ने जो पिछड़े वर्गों में फ्लैश होने वाली जातियां हैं वो उनके साथ विलंब से गोलबंद हुई।
पर जो ना दिखाई देने वाली जातियां हैं, पर संख्या बल में वो बहुत ज्यादा है, उनका नाम है अति पिछड़ी जातियां, कमेरी जातियां, शोषित पीड़ित जातियां। वो चट्टान की तरीके से कांशीराम जी के आंदोलन में शामिल हो गए। और मतदाता मंडल में भी कांशीराम का जो मतदाता समूह है, अगर कांशीराम जी का मतदाता समूह होता तो बहुजन समाज, केवल दलित होते अगर उसमें, तो बहुजन समाज पार्टी को 31% वोट नहीं प्राप्त होता। बहुजन समाज पार्टी का 31% वोट इस बात को रेखांकित करता है कि कांशीराम जी के आंदोलन की स्वीकार्यता को पिछड़े वर्गों में बड़ा सपोर्ट मिला। और एक आध कारण और है, चूंकि जो मानवर कांशीराम जी अछूत समाज में पैदा हुए, पंजाब में पैदा हुए, उसका सोशल स्टेटस ब्राह्मणिकल सोशल आर्डर में बहुत ही बॉटम पे है। और जो पिछड़ा वर्ग है, मार्शल पिछड़ा वर्ग है जो, तो उसको सोशल स्टेटस अप है। पिछड़े वर्गों के मन में ब्राह्मणिकल फोर्सेज एक भय पैदा करते हैं कि अगर आपने कांशीराम का अंबेडकर की अगुवाई को स्वीकार किया तो आप फिसल जाएंगे और नीचे चले जाएंगे, अछूतों के साथ चले जाएंगे, आपका सोशल स्टेटस खारिज हो जाएगा। तो इसलिए एक भय हमेशा उनको बना रहता, संकोच बना रहता है। ये बात अपनी जगह पर सही है, परंतु ये कहना बिल्कुल गलत है कि मानवर कांशीराम जी की स्वीकार्यता, आज मुझे अनेक पिछड़े वर्गों के बौद्धिक IAS हैं, IPS हैं, उनसे बातचीत होती है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने खुले दिल से कहा कि मंडल रिपोर्ट को लागू कराने का जो पूरा संघर्ष है वो मानवर कांशीराम जी ने तो चंद्रजीत यादव जी को कहा था कि आप मंडल रिपोर्ट पार्लियामेंट पे आ गई है, इंट्रोड्यूस हो गई है, आप इसको डिबेट कराइए इस पे। चंद्रजीत यादव जी ने कहा कि अगर मैं मंडल रिपोर्ट की डिबेट कराऊंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा, क्योंकि सारे टिकट ब्राह्मणिकल फोर्सेज के हाथ पे हैं। तो मानवर कांशीराम जी ने कहा, इसी मेरे जो नेता हैं वो टिकट के कारण बंधुआ मजदूर बने हुए, तो इसलिए मैं अपने नेताओं की बंधुआ मजदूरी समाप्त कराऊंगा और उनको मुक्त कराऊंगा और टिकट छापने की मशीन हम बनाएंगे। तो टिकट छापने की मशीन उन्होंने तैयार किया, पर वो पहले टिकट छापने की मशीन प्लेटफार्म टिकट निकालती थी। तो 1989 में ये प्रमाणित हुआ कि ये केवल प्लेटफार्म टिकट नहीं है, बल्कि इससे लखनऊ और दिल्ली की यात्रा हो सकती है। तो माननीय रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से और कांशीराम का टिकट लेकर के और दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंच गए। बहन कुमारी मायावती बिना रुपए पैसे के, जीरो बैलेंस पे, जमानत का पैसा भी नहीं था उनके पास, तो जमानत का पैसा भी पब्लिक ने जमा किया। तो बिना रुपए पैसे के बहन कुमारी मायावती दिल्ली की पार्लियामेंट में पहुंच गई। 14 विधायक बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, मानवर कांशीराम जी के टिकट पर वो लखनऊ की विधानसभा में, उसके 6 महीने बीते कि 1990 में भोपाल की विधानसभा में 2 विधायक पहुंच गए। तो प्रमाणित हुआ कि कांशीराम का जो टिकट है वो केवल प्लेटफार्म टिकट नहीं है, उससे लखनऊ, दिल्ली, भोपाल और चंडीगढ़ की यात्राएं और जम्मू की यात्राएं हो सकती हैं। तो इसलिए कांशीराम जी की ये कहना बिल्कुल गलत है। मैं इसके बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा कि पिछड़े वर्गों में स्वीकार्यता होने के कारण ही मंडल रिपोर्ट लागू हुई और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ सकी, उसके सांसद और विधायक जीत सके। केवल दलितों के बल पर हम एक भी डेलीगेट न असेंबली में भेज सकते हैं और ना ही पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। ये तो छोड़िए, आप प्रधान नहीं जिता सकते। तो इसलिए दलित राजनीति जैसी कोई चीज भारत में नहीं है, ये झूठा प्रचार है। अगर भारत में कोई राजनीति सफल हो सकती है और सफल हुई है
तो वो बहुजन समाज की राजनीति। तो मायावती की राजनीति को या बाकी तमाम दलितों निश्चित रूप से मायावती की राजनीति मानवर कांशीराम जी के उत्तराधिकारी के रूप में है, जो कि उन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया और उनको स्थापित किया। वो वारिस और वो केयर टेकर भी हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने केयर टेकर के जो केयर टेकर का भूमिका है उसको ईमानदारी से निर्वहन किया कि नहीं किया, वो आगे हम लोग बात कर सकते हैं उस पर दलित राजनीति नहीं हो। मायावती की राजनीति ये ब्राह्मणिकल एक्सप्लॉइटर फोर्सेज हैं, जो उनका एक प्रोपेगेंडा है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में समेट देना, ब्रॉड बेस्ड को नैरो बेस्ड पे ले जाना। जो कि अगर बहुजन राजनीति नैरो बेस्ड होती है तो अल्पजन को रूलर बनने का मौका मिलता है, और अगर बहुजन राजनीति ब्रॉड बेस्ड होती है तो अल्पजन हुक्मरान नहीं बन सकता है। 4-5% आबादी का शोषणकारी नियंता और कंट्रोलर वो कैसे बन सकता है? नहीं जीत, प्रधान नहीं जीत सकता है। तो ये काशीराम ने बहुजन शब्द गढ़ा कहाँ से था? नहीं, देखिए, बेसिक रूप से अगर भारत के इतिहास को खंगालें तो जो बहुजन शब्द है तो तथागत बुद्धा का, उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो वो वहाँ से मिलता है बहुजन शब्द। पर मानवर कांशीराम जी ने जिस कॉन्सेप्ट को पूरे देश में प्रचारित किया, वो प्रचारित कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान से मिलता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, और इनसे धर्म परिवर्तित करके जो शोषित पीड़ित भारत के मूल निवासी लोग हैं, तो वो सकल बहुजन समाज है। मोटे शब्दों में कहें कि जो द्रविड़ वंशी लोग हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, तो यही लोग भारत में बहुजन समाज है। कांशीराम जी का आशय यही था। कांशीराम जी का आशय इन वर्गों से था, तो इसलिए उन्होंने गौर किया कि अगर ये अकेले अकेले लड़ती हैं ये जातियां, तो कोई भी कामयाब नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी संख्या 85% है, पर 6000 टुकड़ों में बटे हुए, तो 6000 85% है, पर टुकड़े तो 6000 है, तो एक एक टुकड़ा आधा % का बचता है, तो आधा % का कोई भी टुकड़ा प्रधानी नहीं जीत सकता। तो इसलिए बहुजन बनते हैं, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी के सभी जातियां एक समान के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये सभी जातियां को सफरर है, सह दुख भागीदार है। तो सह दुख भागीदार की एकता, दुखिया की एकता निश्चित रूप से कामयाब होती है, आगे बढ़ती है। कर्कश कंकड़ जैसा बीच में तब आ जाता है और बिखराव पैदा होता है जब इन शोषितों पीड़ितों के बीच में, दुखिया के बीच में सुखिया घुस आता है। तो दुखिया के बीच में जब सुखिया आदमी आ जाता है तो वो उनको आपस में फिर अंदर घुस के लड़ाना चालू करता है। तो इसलिए मैं काशीराम जी तमाम मंचों से भी कहा करते थे, और तमाम जो संगोष्ठियां हुई हैं उनमें भी उन्होंने कहा है कि ताकत बनाने के लिए हमें कमजोरियां दूर करनी होंगी। क्योंकि आप साथ रहे हैं, तो बताइए कौन सी कमजोरियां हैं जिसकी काशीराम भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाना एक गोल है, एक टारगेट है, एम है, मकसद है भारत में लोकतंत्र को कामयाब बनाना। तो लोकतंत्र चूंकि लगातार नाकामयाब हो रहा है, लोकतंत्र को अगर जिस रूप में आज है हमारे सामने बालिग मताधिकार के रूप में, तो 1935 के सेकेंड इंडिया एक्ट में ये हमें देखने को मिलता है। 1919 के जो जेम्स फोर्ड रिफॉर्म है और एक प्रथम इंडिया एक्ट के रूप में कहा जाता है, तो उसमें बालिग मताधिकार को नहीं स्वीकार किया गया, पर लोकतंत्र का प्रोसेस शुरू हो चुका था 1919 में भी। तो इसलिए ये कहना गलत है कि अंग्रेज लोकतंत्र के पक्षधर नहीं थे। एक्चुअल में जो भारत में अल्पजन समाज है
शोषक समाज है, वो लोकतंत्र का प्रखर विरोधी है, क्योंकि उसकी संख्या कम है और लोकतंत्र में वो कामयाब होता है जिसकी संख्या ज्यादा हो। बहुजनों का शासन है लोकतंत्र। तो इसलिए जो हमारी कमजोरी है, बहुजनों की कमजोरी है, नंबर 1 वोट की बिकवाली। इसको ये मास स्केल पर 1936 के बाद उद्योगपतियों ने मिल करके और वोट के बिकने की परंपरा शुरू कराई। तो वोट बिकने लगा, तो वोट बिकने के कारण भारत में लोकतंत्र नाकामयाब। नंबर 2, दलितों पिछड़ों की कोई पार्टी नहीं बन पाई। ये कमजोरी है, वो कमजोरी का मानवर कांशीराम जी ने दूर किया। उनके वोट की बिक्री बंद कराई। उन्होंने कहा कि जो वोट बेचे, समझो अपनी बहन बेटी की इज्जत बेचे। वोट और बेटी बेची नहीं जाती है, बल्कि लायक और आदमी के हाथ में सौंपी जाती है। तो देखिए, वोट को उन्होंने रिलेट कर दिया बहन बेटी की इज्जत के साथ, और बहन बेटी की इज्जत के साथ जैसे वोट रिलेट हुआ और मन मस्तिष्क में छाया लोगों के, लोगों ने कहा कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। वोट बेचना माने बहन बेटी को बेचना। अरे हम इतने घटिया नहीं हैं कि हम अपनी बहन बेटी बेच देंगे, नहीं बेचेंगे। एक वोट नहीं बेचेंगे और 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख वोट भी नहीं बिकने देंगे। नंबर 2 जो हमारी कमजोरी है, हम 85% हैं, पर हम 6000 टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो 6000 टुकड़ों को जोड़ना होगा। 6000 टुकड़ों को जोड़ने के लिए ही मानवर कांशीराम जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने का आंदोलन चलाया। यह अपरोक्ष उद्देश्य था मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू कराने के पीछे, कि मंडल कमीशन रिपोर्ट तो लागू होगी, पर दलितों पिछड़ों के बीच में भाईचारा पैदा होगा। जब पिछड़े वर्गों के लिए, जब वो ब्राह्मणवादी ताकतों का हथियार बनके और दलितों के ऊपर लठ चलाते हैं, पर वो दलित कांशीराम जी का हथियार बनके पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे, तो पिछड़ों के मन में भाईचारा पैदा होगा। और हुआ भी। यही कारण है कि दलितों के सहयोग से जब अति पिछड़ी जातियां विधानसभा में पहली बार उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति, गडरिया, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, साक्या, मौर्य, ये जातियां, नोनिया, चौहान, राजभर, पहली बार कांशीराम जी के साथ में वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 91 में उनका प्रवेश हुआ, माननीय सुखदेव राजभर के रूप में। उसके पहले राजभर विधानसभा तो छोड़िए, ग्राम सभा में प्रवेश नहीं कर पाते थे बेचारे। तो इसलिए ये बात, तो ये कमजोरी जो हमारी बिखराव की है, उसको दूर करना होगा। दूसरी कमजोरी कि हमारे पास धन नहीं है। तो धन नहीं है तो जन तो है, जनशक्ति है। तो जनशक्ति पर हमें वॉल राइटिंग का इस्तेमाल करना हो अपने प्रचार को। हमारे पास टीवी नहीं है, पर माउथ मीडिया है हमारे पास, और अब सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया, माउथ मीडिया का इस्तेमाल अगर हम छोटे पैमाने पर करते हैं, हम कामयाब नहीं। पर माउथ मीडिया का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल संगठित रूप से और क्रेडिबल रूप से। दूसरी कमजोरी है सोशल मीडिया में कि हमारे सोशल मीडिया को अनक्रेडिबल बना दिया जाए। तो इनफिल्ट्रेशन हो जाए अगर आपके सोशल मीडिया के बीच में अनक्रेडिबल लोगों का, झूठे लोगों का, झूठे शब्दों में कहूं कि झूठे लोगों का, तो फिर आपका सोशल मीडिया फेल हो जाता है, क्योंकि पब्लिक भरोसा नहीं करेगी, लोग भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए बहुजन ताकतों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा सोशल मीडिया क्रेडिबल हो सके। क्रेडिबल हो तो आपकी फेसबुक पोस्ट को ही बीबीसी लंदन माना जाएगा। आपकी फेसबुक पोस्ट है, उसको ही इतनी बड़ी वेटेज और क्रेडिबिलिटी मिल सकती है। तो वॉल राइटिंग का बड़े पैमाने पर साइकिल का सहारा लेना होगा, वो लिया। हमारा समानांतर प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अगर हम बना सकते हैं तो वो बनाने की कोशिश हो। पर सबसे बड़ी बात यह है कि धन नहीं है तो जन है हमारे पास।
तो एक एक जन को अगर अपील किया जाए, वैसे भी हम भूखों रहते हैं। और अभी इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे लोग सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं, हजारों लोग बिलबिलाते घूम रहे हैं, लाखों लोग पूरे देश में परेशान हैं। तो भूखों हैं, तो भूखों हैं गुलामी में जीवन बसर करने के लिए। तो अपने मुहिम को, अपने आंदोलन को, अपने स्वाभिमान और अधिकार के आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए एक टाइम भूखे रह लें। अगर कांशीराम जी ने खुली अपील किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मेरे पूरा समाज नहीं मेरी अपील को मानेगा, पर 10 करोड़ लोग ही अपील मान ले मेरी, तो मेरे पास 100 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता, और उससे मैं धनवानों को न केवल मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि धनवानों को जंगे मैदान में पटक पटक के पटक के परास्त कर देंगे। तो इसलिए जो हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को निश्चित दूर करेंगे तो हम ताकत बनते हैं। अब दुश्मन के पीछे से हट जाएं, हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की अभाव, उसके कारण हम जालिम के पीछे खड़े हो जाते हैं। जालिम के पीछे खड़े होते हैं तो जालिम मजबूत हो जाता है। एक आखिरी सवाल है, अगर हम जालिम के पीछे से हट जाएं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो जालिम कमजोर होता है और हम मजबूत होते हैं। एक आखिरी सवाल है कि क्या जब ये थे कांशीराम जी थे, उस दौरान कुछ ऐसी भी बातें हुई थी, या उसके पहले की ये बात है कि अछूत अगर नौकरियों में आ जाएंगे तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा, ये बात कहाँ से आई? नहीं, ये बाल गंगाधर तिलक ने, जब साहू महाराजा ने, बहुत पुरानी बात है, साहू महाराजा ने 26 जुलाई 1902 को आरक्षण की शुरुआत कोल्हापुर रियासत से किया, तो उन्होंने 50% आरक्षण शूद्र जातियों के लिए निर्धारित किया। लगभग एक तरीके से शुरुआत थी इस बात की कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर कोयरी और मराठे और ये मांग महार, ये जातियां, ढेर लोग अगर नौकरियों में जाएंगे तो क्या वहां हल चलवाना है? अरे वहां फाइलें तैयार कर दें, तो वहां जाके ये क्या करें, और उससे एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, दक्षता, प्रशासनिक दक्षता खत्म हो जाएगी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा, मदन मोहन मालवीय ने कहा, महात्मा गांधी का भी जब हम देखते हैं कि वो देश की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बाजी नहीं लगाई। आज वो जिन लोगों ने आज महात्मा गांधी को अपना आइकॉन स्वीकार कर रखा है, भगवाधारी लोग, तो वो आज मुसलमानों के खिलाफ है। पर महात्मा गांधी ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरल का विरोध नहीं किया, सिखों के सेपरेट इलेक्टोरल का विरोध नहीं किया, पर दलितों के, अछूतों के सेपरेट इलेक्टोरल का, और साथ ही साथ कार्यपालिका में जो महात्मा गांधी अछूतों के लिए रेमजे मैकडॉनल्ड तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से अनाउंस किया था आरक्षण, तो उसके खिलाफ वो आमरण अनशन पे बैठ गए। 20 सितंबर 1932 को वो पूना शहर की एरवदा जेल में बंद थे, पर वो जेल में ही आमरण अनशन, और 4 दिन के आमरण अनशन के पश्चात तो बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी के प्राण बचाने के लिए आगे आना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की करुणा जाग गई, करुणामयी थे वो, और उन्होंने कलेजे पे पत्थर रख के अपने आने वाली पीढ़ी ये जानते हुए भी कि मेरे असली नुमाइंदे नहीं जीत पाएंगे, तो दूसरे दिन उन्होंने भर्त्सना भी की उसकी 25 सितंबर 32 को। मतलब अछूतों को लेकर बात हुई थी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने और महात्मा गांधी ने अछूतों के आरक्षण के खिलाफ 1932 में प्रखर विरोध किया, इतना प्रखर विरोध कि अपने जान की बाजी लगा दिया, और 25 सितंबर 32 को पूना पैक्ट हो, 24 सितंबर को साइन हो गया,
और 25 को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सवर्णों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो फल है उसका रस चूस लिया है और गुठली अछूतों के मुंह पे फेंक दिए, भारी नुकसान हो गया। मानवर काशीराम जी ने इस अभिशाप को वरदान में बदल दिया। उन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्ट्रोल हमारा छिन गया, तो अगर आप दलित आंदोलन चलाएंगे, दलित राजनीति करेंगे, तो ग्राम सभा भी नहीं जीत पाएंगे। पर अगर आप पिछड़े वर्गों के साथ भाईचारा बनाते हैं, हाथ मिलाना पर्याप्त नहीं है, भाईचारा बनाते हैं, बहुजन समाज बनते ही आप न केवल ग्राम सभा में बल्कि विधानसभा, लोकसभा में भारी संख्या में जीत के पहुंचते हैं और अल्पजनों को खींच करके कुर्सी से नीचे गिरा देते हैं और उनकी बहुजन समाज सत्ता की कुर्सी पर पहुंचता है। सत्ता की कुर्सी पर पहुंचने के बाद अगेन अगर वो सत्ताधारी व्यक्ति काम करता है तो उद्योगपतियों के कुर्सियां छीन करके बहुजन समाज के लोग उद्योग जगत पे दखल होते हैं, जमीन जायदाद पे मालिक बनते हैं, धंधा व्यापार पे वो कब्जा करने में कामयाब होते हैं। नौकरशाही में जो अभी वो ओली फैलाए टुकुर टुकुर 35% की हिस्सेदारी ले रहे हैं, वो अपनी आबादी के अनुपात की हिस्सेदारी बरकरार रखने में दद्दू प्रसाद जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं दद्दू प्रसाद जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि मंडल कमीशन की जो एक मुहिम थी उसको किस तरीके से काशीराम ने लड़ा, और लड़ा ही नहीं बल्कि उसको लागू भी करवाया। लोगों में गलत संदेश जाता है, लोग यहाँ तक नहीं समझ पाते हैं कि काशीराम किस तरीके से पिछड़ों के लिए और मंडल कमीशन को लेकर के और विश्वनाथ प्रताप की राजनीति को लेकर के चिंतित थे और वह क्या कुछ करना चाहते थे। हम आपके लिए राजनीति और गैर राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अन्य एपिसोड भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम।